दोस्तों हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। बीएचपी एंड माइस्क्यूएल ट्यूटोरियल जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है दोस्तों, इस मेरी जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि माइस्क्यूएल के अंदर हम ऑर्डर बाय का यूज़ कैसे करते हैं और पीएचपी में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों आज मैं माइस्क्यूएल के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसको बोलते हैं माइस्क्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन। दोस्तों ऑर्डर बाय मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया है, अब मुझे ग्रुप बाय पढ़ाना था, बट ग्रुप बाय से पहले आपको एग्रीगेट फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे माइस्क्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन के माइस्क्यूएल के जो एग्रीगेट फंक्शन है दोस्तों, उसमें आज हम बात करेंगे काउंट के बारे में। दोस्तों माइस्क्यूएल के जो एग्रीगेट फंक्शन है ये काउंट है, मीन है, एवरेज है, सम है, मैक्स होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता था कि पहले मैं इन सबको एक ही वीडियो के अंदर बना दूं। ठीक है, बट मैंने आज जो वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा एग्रीगेट फंक्शन का, उसमें दोस्तों हम काउंट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों काउंट फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, बट उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, और बाकी के जो फंक्शंस रहेंगे वो हम चाहते हैं कि जैसे कि मिन मैक्स वाला जो एग्रीगेट फंक्शन है उसका वीडियो मैं आपको एक ही के अंदर समझा दूंगा, और सम को भी मैं शायद हो सका तो मैं उसी वीडियो के अंदर बना के आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों आज मुझे सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि काउंट फंक्शन के अंदर मैं आपको कुछ नई नई चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन के अंदर काउंट क्या और कैसे वर्क करता है और काउंट के कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे एग्रीगेट फंक्शन है माइस्क्यूएल एग्रीगेट फंक्शन, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग वगैरह लिखी है। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काउंट की। तो दोस्तों काउंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि सपोज मेरे पास एक टेबल है, डाटाबेस में मेरे पास एक टेबल बनी है, और उस टेबल में अगर मेरे पास 10 रिकॉर्ड है, मेरे पास कितने नंबर ऑफ रो है, 10। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रो काउंट करना है, अगर मुझे नंबर ऑफ रो काउंट करना है तो उसके लिए एसक्यूएल का एग्रीगेट फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे उस वो कौन सा फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए काउंट फंक्शन। दोस्तों इसकी डेफिनेशन भी बहुत ही इजी वे पे मैंने यहाँ पे बना के आपको प्रोवाइड करी है, जैसे कि द काउंट फंक्शन इज एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, दैट रिटर्न द नंबर ऑफ रो इन ए टेबल। एक टेबल की जितने भी नंबर ऑफ रो को रिटर्न करके देता है, कौन रिटर्न करके देता है, हमारा काउंट फंक्शन। आइए दोस्तों नीचे समझते हैं। द काउंट फंक्शन अलाउ यू टू काउंट ऑल रो। दोस्तों ध्यान से समझना है इस रो को। द काउंट फंक्शन अलाउ यू टू काउंट ऑल रोज और ओनली रोज दैट मैच ए स्पेसिफाइड कंडीशन। ठीक है, काउंट फंक्शन जो रहता है वो नंबर ऑफ रो को काउंट करके देता है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगर मैंने कोई भी एक्सप्रेशन काउंट फंक्शन के अंदर अगर मैंने कोई भी एक्सप्रेशन पास कर दिया है या कोई भी मैंने कंडीशन पास करती है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी क्या करता है, रो को रिटर्न करके देता है। दोस्तों इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, बट आप इतना समझ लेना कि ये ओनली रोज भी काउंट करता है और काउंट करके भी क्या करता है, जितने भी नंबर ऑफ रो रहती है उनको भी काउंट करता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सारी नंबर ऑफ रो को काउंट करने का बेसिक फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा काउंट स्टार। तो जैसे ही मैं काउंट स्टार फंक्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी में जब मैं काउंट स्टार नाम के फंक्शन का यूज़ करता हूँ, तो जितनी भी नंबर ऑफ रो है, जो भी हमारा डेटाबेस से डाटा सिलेक्ट होकर के आएगा, वो डेटा जब रिजल्ट सेट में जाता है तो उस रिजल्ट सेट में कितनी नंबर ऑफ रो है ये अगर मुझे काउंट करना है, तो उसके लिए हम सिंटेक्स क्या लिखेंगे, काउंट और स्टार। ठीक है, तो जहाँ पर जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया है, द काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रो इन रिजल्ट सेट रिटर्न बाय ए सिलेक्ट स्टेटमेंट। जो भी मेरा सिलेक्ट स्टेटमेंट से जो भी मेरा डेटा रिजल्ट सेट में आता है उसकी नंबर ऑफ रो को रिटर्न करने का काम कौन करता है, काउंट स्टार। ठीक है,
दोस्तों मैं आपको इसको मैन्युअली क्वेरी के अंदर भी समझाने वाला हूँ। हम हमारे PHP में एडमिन के अंदर इसको हम इजी वे पे समझने वाले हैं, ठीक है। और मैं इसको PHP की हेल्प से भी मैं आपको टाइप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप केवल अभी आप इसी पे ध्यान दो कि एक्चुअली ये डेफिनेशन वगैरह क्या होती है और कौन कौन से एक्सप्रेशन पे क्या क्या हमको आउटपुट मिल सकता है, ठीक है। तो सेकंड क्या था, द काउंट स्टार रिटर्न द नंबर ऑफ रो इंक्लूडिंग डुप्लीकेट, नॉन नल और नल रोज, ठीक है। दोस्तों इसका मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ कि जैसे कि मेरे पास एक डाटाबेस में टेबल है, जैसे कि मेरे पास एक डाटाबेस में टेबल है, उस डाटाबेस टेबल में अगर मेरे पास कोई भी कॉलम की वैल्यू अगर रिपीटेड हो, अगर कॉलम की वैल्यू अगर रिपीटेड हो, ठीक है, या वो नॉन नल हो या फिर वो नल रो हो, ठीक है, तो इन सबको इंक्लूड करता है हमारा काउंट अंडरस्कोर स्टार। जैसे कि मेरे पास एक डेटाबेस की टेबल में 10 रिकॉर्ड है, वो 10 रिकॉर्ड में मेरे पास स्टूडेंट के जो मार्क्स है, स्टूडेंट टेबल मान के चलो, मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है और उस स्टूडेंट टेबल के मेरे पास कुछ मार्क्स है, ठीक है। वो जो मेरे स्टूडेंट के मार्क्स रहेंगे, उनके मार्क्स में अगर कोई 2 मार्क्स अगर मेरे रिपीट है, कोई 2 मार्क्स अगर मेरे रिपीट है, तो उसको अपन डुप्लीकेट डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट डेटा, ठीक है। नॉन नल और नल रोज क्या होती है कि हो सकता है कि उसके अंदर मार्क्स हो ही ना, किसी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं हो, वहाँ पे नल लिखा हुआ है, तो ऐसी ऐसी रो को भी काउंट करके लाके देगा। कौन काउंट करके लाके देगा? हमको काउंट स्टार, ठीक है। दोस्तों इस वाला जो अभी आपने एक्सप्रेशन देखा है काउंट स्टार फंक्शन, दोस्तों इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले आते हैं हम हमारे ब्राउज़र पे, जहाँ पे हम ओपन करेंगे लोकल होस्ट PHP में एडमिन, वहाँ से आप बेटर तरीके से आप समझ सकते हो उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन काउंट स्टार को समझते हैं। उसके लिए हम आते हैं हमारे ब्राउज़र पे। दोस्तों हम ब्राउज़र पे आ चुके हैं। ब्राउज़र पे हम एक नई विंडो ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट डैश PHP में एडमिन। क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे? इसके डैशबोर्ड में जाते हैं, जो हमारा माइस्क्वेल का जो डैशबोर्ड है PHP में एडमिन, ठीक है। इसमें जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक टेबल बना रखी है, जो मेरा डेटाबेस है PHP_YouTube। इसके अंदर दोस्तों मैंने एक टेबल बना रखी है स्टूडेंट नाम की। अब आप यहाँ से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। दोस्तों अभी देखो, जैसे कि मेरे पास 1 से लेकर के 8 तक की रिकॉर्ड है, उसमें स्टूडेंट के नाम है, स्टूडेंट की ब्रांच है, ठीक है, और स्टूडेंट के कुछ कुछ मार्क्स है। और जो 7th और 8 जो मेरा रिकॉर्ड है उसके मार्क्स नल है, मतलब उसके कोई भी मार्क्स मैंने यहाँ पे नहीं दिए, तो ये क्या होता है? नल। तो दोस्तों मैंने ये टेबल इसलिए बनी ही ताकि इसमें कुछ नल डेटा भी रहे, जैसे कि इसमें 60 और 62 डुप्लीकेट डेटा है ना, तो इसके थ्रू हम जल्दी से उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी जो टेबल है, इस टेबल में मैं आपको सबसे पहले मैन्युअली क्यूरी चला के बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट स्टार की। तो मैंने क्या बोला आपको? काउंट स्टार फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रो इन ए रिजल्ट सेट। जो भी हमारे रिजल्ट सेट में जितनी भी नंबर ऑफ रो रहती है उसको काउंट करके देता है, ठीक है। कैसे काउंट करेगा दोस्तों? जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने? 8। टोटल नंबर ऑफ रो कितनी? 8 है। अगर मुझे इसको काउंट करके बताना है, ठीक है, काउंट करके बताना, तो उसके लिए मैं आता हूँ मेरे SQL के अंदर। और SQL के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपली एक क्वेरी लिखता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट, दोस्तों काउंट का कैसे यूज़ करते हैं आप उसको समझना। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? काउंट, और काउंट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? स्टार, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? स्टार, काउंट स्टार। काउंट स्टार, स्टार मतलब ऑल द कॉलम्स, ऑल द कॉलम्स है ना, ऑल द कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। काउंट स्टार फ्रॉम टेबल, कौन सी टेबल से? स्टूडेंट टेबल्स, ठीक है। दोस्तों जैसे मैं काउंट स्टार करूँगा ना, तो ये जितने भी नंबर ऑफ रो है, जितने भी नंबर ऑफ रो है, कौन कौन सी, मैं इसको एक नए विंडो पे ओपन करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास अभी कितने रिकॉर्ड है? मेरे पास अभी 8 रिकॉर्ड है। अब आप देख रहे हो कि 8 रिकॉर्ड के अंदर जो मेरे मार्क्स है वो कहीं कहीं पे नल भी है और कहीं कहीं पे रिपीटेड भी। रिपीटेड मतलब जैसे कि जो पहला वाला यूज़र है उसके मार्क्स 60 है, और जो रोहित वाला यूज़र उसके भी मार्क्स कितने? 60। तो मैंने क्या बोला था? मैंने आपको इसका एक सेकंड पॉइंट बताया है, द काउंट स्टार रिटर्न द नंबर ऑफ रो इंक्लूडिंग डुप्लीकेट, नॉन नल और नल वैल्यूज, ठीक है। जैसा कि डुप्लीकेट तो है हमारी टेबल में, और एक और कौन सा? हमारा नल रो भी है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है? काउंट कर लेता है, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ रो कितनी? 8 है, चाहे उसमें मार्क्स हो या ना हो, डुप्लीकेट हो तो भी चलेगा, नल हो तो भी क्या करेगा? उसको काउंट करेगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने मेरे पास? यहाँ पे 8। जैसे मैं इस क्वेरी को सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिख के जैसे मैं यहाँ पे इसको गो करता हूँ,
तो गो करने पे आप देखोगे कि आपके पास देखो दोस्तों यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है, काउंट स्टार में आपके पास आउटपुट कितना है 8। मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि काउंट स्टार का मतलब ये होता है कि जितनी भी नंबर ऑफ रो है, चाहे उस नंबर ऑफ रो में कोई नल रिकॉर्ड भी हो, कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी है, तो भी ये करता है वो उसके डेटा को रिटर्न करके ला के आपको दे देगा। ठीक है, तो जितनी भी नंबर ऑफ रो है, जितने भी नंबर ऑफ रो है उसको आपको अगर काउंट करना है तो उसके लिए आपको एग्रीगेट फंक्शन लिखना पड़ेगा काउंट स्टार। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि इतना आपको ये जो पहला पॉइंट है काउंट स्टार, ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम आते हैं काउंट एक्सप्रेशन पे। अब एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन सिंपल सा होता है कि कोई भी कॉलम का नाम मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे काउंट मार्क्स करना है, तो उससे भी हमारा नंबर ऑफ रो रिटर्न करके आती है। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, काउंट एक्सप्रेशन फंक्शन क्या होता है, फिर मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। दोस्तों द काउंट एक्सप्रेशन रिटर्न द नंबर ऑफ रो, ये भी नंबर ऑफ रो रिटर्न करता है that do not contain null values as the result of the expression। इसमें नल वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। जो भी मेरा रिजल्ट का जो भी यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन वगैरह पास करूँगा उसके अंदर अगर नल वैल्यू है तो वो कभी भी काउंट नहीं होगी। मतलब नल वैल्यू को वो कभी भी काउंट नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, काउंट एक्सप्रेशन क्या होता है, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम आ जाते हैं हमारे ये जो हमारा रिकॉर्ड है। अब दोस्तों जैसे कि मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिख देता हूँ। हम ब्राउज पे आते हैं, सॉरी एसक्यूएल पे जाना पड़ेगा हमको। एसक्यूएल पे गए तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट काउंट, काउंट लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने मार्क्स। ठीक है, सिलेक्ट काउंट के बाद एक्सप्रेशन मतलब कॉलम का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मुझे किसके बिहाफ पे काउंट करना, नंबर ऑफ रो, मार्क्स के बिहाफ पे। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिलेक्ट काउंट मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम, विच टेबल, टेबल नेम इज स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसे मैं इसको लिख के एंटर करूँ तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके सोचो कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, आपने सोच लिया होगा। सिलेक्ट काउंट मार्क्स का मतलब ये होता है कि जो भी मेरे मार्क्स से अगर मैंने कोई भी एक्सप्रेशन दिया है ना, मार्क्स अगर मैंने कॉलम का नाम दिया है तो यहाँ पे जो मार्क्स है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, रिडंडेंसी डुप्लीकेट डेटा को अलाउ करेगा बट नल वैल्यू को वो अलाउ नहीं करेगा। तो इसमें नल को छोड़ दो तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने, नंबर ऑफ रो कितनी, 1 2 3 4 5 6, टोटल 8 थी, उसमें से 2 नल है। तो हमने क्या बोला कि अगर मैंने काउंट के अंदर अगर मैंने एक्सप्रेशन दे दिया है तो एक्सप्रेशन कभी भी डू नॉट कंटेन नल वैल्यू, नल वैल्यू को कभी भी कंटेन नहीं करता है। मतलब मेरे पास फाइनली आउटपुट कितना आना चाहिए, कितने नंबर ऑफ रो रिटर्न करके देगा वो 6। ठीक है, एक बार हम इसको जल्दी से रन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेरी वगैरह पूरी प्रॉपर लिख दी है। जैसे मैं गो करता हूँ तो दोस्तों देखो यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा ले रहा है। 60 दो बार है, 60 दो बार है, तो ये उस रो को तो काउंट कर रहा है बट किसको काउंट नहीं कर रहा है, जिसका मार्क्स कितना है मेरे पास नल है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 एक्सप्रेशन मैंने अभी तक समझाया, एक समझाया मैंने काउंट स्टार और एक और समझाया मैंने काउंट एक्सप्रेशन। अगला जो एक्सप्रेशन आने वाला है वो डुप्लीकेट डेटा के लिए है। ठीक है, तो उसको अपन कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों अब जो मेरा थर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसमें कैसे लिखते हैं, अगर मैंने काउंट फंक्शन के अंदर डिस्टिंक्ट और एक्सप्रेशन का यूज़ किया है। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मैंने काउंट फंक्शन के अंदर डिस्टिंक्ट मतलब ये होता है कि जो रिडंडेंसी रहता है, जो वैल्यू रिपीटेड रहती है उसको वो एक ही बार काउंट करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सपोज मेरे पास 60 यहाँ पे है और यहाँ पर भी टोटल रो मेरे पास कितनी 8 रो है, उसमें से मेरा जो पहला यूज़र है उसके मार्क्स कितने 60 और 6 वाले यूज़र का मार्क्स कितना है 60। तो ये दोनों क्या होता है, डिस्टिंक्ट क्या करता है, दोनों को एक ही बार काउंट करता है। ठीक है, तो 60 यहाँ पे केवल कितने बार काउंट होगा, भले वो 3 बार भी होते, 60 3 रिकॉर्ड अगर किसी अलग अलग यूज़र के मार्क्स अगर 60 होते तो वो एक ही बार क्या करता है, काउंट करता है। तो जो भी रिडंडेंसी रहती है क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, यहाँ पे 60 दो बार काउंट नहीं होगा, ये दोनों को रो को मिला करके एक रो बना देगा। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसको,
द काउंट डिस्टिंग एक्सप्रेशन, जो सॉरी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। द काउंट डिस्टिंग एक्सप्रेशन रिटर्न द नंबर ऑफ, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है वो, रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंग रो, जो भी मेरी डिस्टिंग मतलब जो भी मेरी डुप्लीकेटेड रो रहती है उसको वो रिटर्न करता है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, रिटर्न करता है। दैट डू नॉट कंटेन नल वैल्यू एज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, जब मैं डाटाबेस से डाटा सिलेक्ट करके लाता हूँ तो जो भी मेरा रिजल्ट रहता है उस रिजल्ट में अगर मेरी नल वैल्यू है तो उसको वो इग्नोर कर देगा, और जो डिस्टिंक्ट रो रहती है, जो डुप्लीकेट रहती है, जो डुप्लीकेट डेटा रहेगा उसको वो एक ही बार क्या करेगा, काउंट करेगा, ठीक है, सॉरी एक ही बार नहीं, जितने भी नंबर ऑफ रो रहती है, रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रो, जैसे कि यहाँ पे 60 कितनी बार है, 2, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। 2 कैसे आएगा, देखो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे है ना इस वाली एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से आपको रन करके बताता हूँ कि एक्चुअली इसका आउटपुट क्या आता है। आप एक बार और ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछ लेते हैं। द काउंट डिस्टिंग एक्सप्रेशन रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंग रो, रिटर्न द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो मतलब टोटल कितनी है, 8, 8 में से 60 दो बार है तो उसको एक ही बार काउंट करेगा, ठीक है, मतलब कितना हो गया मेरे पास, 7 हो गया। समझ रहे हो 7 क्यों हो गया, क्योंकि मेरे पास टोटल कितनी थी, 8, 8 में से 60 दो बार है तो एक ही बार काउंट करेगा, मतलब कितना रह गया, 7। अब वो 7 में से भी जिसकी वैल्यू ना ले उसको भी रिमूव कर देगा, मतलब मेरे पास अल्टीमेटली कितने रिकॉर्ड आएंगे, 5। मुझे कितने नंबर रो रिटर्न करके देगा वो, 5, ठीक है। देखते हैं इसका आउटपुट, एक बार चेक कर लेते हैं इसको कैसे लिखते हैं। इसका एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन मैं आपको क्वेरी लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एसक्यूएल पे आते हैं। एसक्यूएल पे मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, ध्यान से समझना आप कैसे लिख रहा हूँ मैं, सिलेक्ट, थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसको, मैक्सिमाइज हो रहा है तो तुम्हारे लिए आपके लिए बड़ा हो गया, ठीक है। दोस्तों देखना है, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट, फॉर्मेट आप से लिखना, डिस्टिंक्ट लिखा, ओके फाइन। डिस्टिंक्ट के बाद एक्सप्रेशन मतलब कॉलम का नाम, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मार्क्स, ठीक है। फ्रॉम, कहाँ से, कहाँ से, टेबल, टेबल का नाम क्या आएगा यहाँ पे, स्टूडेंट, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको गो करता हूँ, जब मैं गो करूँगा तो उसमें जो डिस्टिंक्ट डेटा रहेगा, पहले तो नंबर ऑफ रो टोटल कितनी है मेरे पास, एक बार समझाता हूँ, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रो कितनी, 8, 8 में से आप 2 चीज़ हटा दो क्योंकि नल को वो काउंट नहीं करता है, ठीक है, तो टोटल कितनी रहेगी, 6। अब 6 में से मेरा रिडंडेंसी डेटा कौन सा है, 60 और 60 कितनी बार है मेरे पास, 2 बार, तो उसको एक बार काउंट करेगा, मतलब टोटल कितनी मेरे पास अभी 6 थी और 6 में से एक रिमूव हो गई तो कितनी होगी मेरे पास, 5। तो मेरे पास अल्टीमेटली नंबर ऑफ रो कितनी रिटर्न होकर के आएगी, 5। गो करने पे पता चल जाएगा, गो करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कितना है, 5। दोस्तों आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये जितने सिंटेक्स थे, इसीलिए दोस्तों यही रीज़न था मेरा कि मुझे एग्रीगेट फंक्शन को मैं एक वीडियो में भी समझा सकता था, ठीक है, बट मुझे लगा कि नहीं यार काउंट थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए उसके लिए स्पेशल वीडियो ही बनाना थोड़ा सा उचित रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों, अब मैं आपको, जैसा कि आपको पता है कि हम नॉर्मली कंडीशन लगाते हैं, इफ़ एल्स कंडीशन लगती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि हमने पीएचपी के अंदर भी जो हमारे प्रीवियसली वीडियो थे उसके अंदर अगर मुझे कंडीशन यूज़ करना पड़ी तो मैंने इफ एल्स का यूज़ किया, ठीक है। तो दोस्तों एसक्यूएल की क्वेरी के अंदर भी हम कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। कंडीशन कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्वेरी लिख रखी है, तो आप देखना काउंट विथ इफ कंडीशन कैसे वर्क करती है। सिलेक्ट काउंट, काउंट के अंदर मैंने इफ लगाया है, इफ यदि यूजर के मार्क्स, यदि स्टूडेंट के मार्क्स 60 है तो 1, 1 मतलब 1 रिटर्न करो, अदरवाइज क्या रिटर्न करो, नल। मतलब ये मेरी कंडीशन है, मार्क्स अगर 60 हुआ तो 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज क्या रिटर्न होगा मेरा, नल, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ना कि ये मेरी कंडीशन है, इफ मार्क्स इक्वल टू 60 देन इट विल रिटर्न 1, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, नल, ठीक है। और क्या यहाँ पे उसका मैंने एक एलियास बना दिया, एलियास क्या बना दिया मैंने, मार्क्स लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं कि एक तरीके का ये एलियास है, ठीक है, इसको हम बना सकते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं। फ्रॉम कौन सी टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, ठीक है दोस्तों। अब इसको अपन नीचे मैंने नोट भी लिख रखा, इफ मार्क्स इज इक्वल टू 60, मार्क्स यदि मेरा 60 है देन इट विल रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न कितना करेगा, नल, ठीक।
अब मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली जो मैंने लिखा है इसको अपन प्रैक्टिकली करके समझ लेते हैं। पहले एसक्यूएल पे आते हैं। एसक्यूएल पे दोस्तों आप है ना थोड़ा सा ध्यान से लिखना है इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट काउंट। काउंट क्या करना है, काउंट करना है कि इफ़ कंडीशन लगानी, इफ़ कॉलम का नाम क्या है मेरा मार्क्स। यदि मेरे कॉलम का नाम 60 है तो आप 1 रिटर्न करो, अदरवाइज क्या रिटर्न करता है वो नल। ठीक है, यहाँ पर मेरी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एलियास बनाना पड़ेगा। तो एलियास मैंने किस नाम से बना रखा है यहाँ पे मार्क, आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, एलियास क्या होता है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम कॉलम का नाम, कौन से कॉलम के नाम से करना है, स्टूडेंट। दोस्तों आप वीडियो को पोस्ट करो, आप सोचोगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, सोच लिया होगा आपने। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मार्क्स पहले तो देखते हैं कि हमारी टेबल में वो कौन कौन से स्टूडेंट है, वो कितनी नंबर ऑफ रो है जिसके मार्क्स 60 है, पहला और एक सिक्स्थ वाला, मतलब टोटल 2 रो है जिसके मार्क्स कितने हैं 60। ठीक है, तो कैसे वर्क करेगा, जिसके मार्क्स 60 होंगे उसमें रिटर्न कितना कर रहा है 1, मतलब उसने पहली रो पे चेक करा, अगर मार्क्स 60 है तो रिटर्न कितना करा 1। ठीक है, और सिक्स्थ रो पे आया, कौन सी रो पे आया वो सिक्स्थ रो पे, सेकंड रो तो मैच नहीं करेगी, थर्ड भी नहीं करेगी, फोर्थ भी नहीं करेगी, फिफ्थ भी नहीं करेगी, जैसे सिक्स वाली रो पे आता है अगर उसके मार्क्स 60 है तो फिर क्या रिटर्न करा 1, मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ रो गई मेरी 2। ठीक है, अब मैं इसको रन करके बताता हूँ तो आउटपुट कितना आएगा 2। कितना आउटपुट आ रहा है यहाँ पे 2। अगर अभी भी आप उसको उसमें कुछ डाउट है ना तो इसको मैं अगेन कॉपी करके मैं इसको है ना मॉडिफाई करके बताता हूँ। इसको अपन चेंज करके देखते हैं कि जैसे ही मैंने सिलेक्ट काउंट इफ मार्क्स इक्वल टू 90, मार्क्स 90 मार्क्स कितने यूज़र के, एक ही यूज़र का, तो कितने नंबर ऑफ रो रिटर्न होगी 1। सिंपल सा फंड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, कितना गो करा तो आउटपुट कितना आएगा यहाँ पे 1 आ रहा है। एक बार नल का भी देख लेते हैं, है ना, एक बार उसको नल को भी देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर जैसे मैंने कॉपी करा और यहाँ पर लिख देगा मैंने 110 या कुछ भी लिख दो 110, गो करा तो क्या रिटर्न हो रहा है मेरा 0 0, मतलब मेरा क्या रिटर्न हो रहा है नल। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा मेन कंसेप्ट। ठीक है, कि अगर दोस्तों नल की जगह पर 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि पीएचपी में एक कंडीशन होती है कि अगर पीएचपी में, चूंकि यहाँ पे बाइनरी फॉर्म हमारा नहीं चलता है। ठीक है, हमारा जो बाइनरी फॉर्म रहता है जैसे कि सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है, हमारी कंडीशन ट्रू होती तो 1 होता है, फॉल्स होता तो कितना आता है 0 आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती तो 1 आएगा और फॉल्स के केस में ब्लैंक रहता है, तो जो मेरा ब्लैंक डेटा रहेगा वो मेरा नल कहलाता है, और नल की वजह से ही यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है मेरा 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी। दोस्तों ये था हमारा आज का जो मैं आपको बताना चाहता था कि काउंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और काउंट को हम कैसे कैसे यूज़ में लाएंगे। अब दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी मैंने मेरे जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने माइस्क्यूएल के ऑर्डर बाय, है ना, और माइस्क्यूएल के अंदर लिमिट, ठीक है, माइस्क्यूएल के अंदर मैंने और भी मैंने ऑपरेटर्स वगैरह बिटवीन ऑपरेटर यूज़ कर रखे हैं। तो इन सब वीडियोस को मैं ना पीएचपी के एग्जांपल से भी समझाया मैंने आपको। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जल्दी से हम इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं पीएचपी की हेल्प से। ठीक है, हम हमारे एडिटर पे जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। दोस्तों अगर आपको इस एडिटर को अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी डाउनलोडेड लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर के इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यार जो अभी हमने पढ़ा है ना, माइस्क्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन के अंदर जो हमने काउंट पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है हमको इस चीज़ को। क्योंकि मैंने क्वेरी तो समझ ली, क्वेरी कैसे वर्क करती है, पर इसको पीएचपी में हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों उसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल बना ली मैंने यहाँ पे माइस्क्यूएल एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट काउंट फंक्शन, एग्रीगेट अंडरस्कोर काउंट डैश फंक्शन डॉट पीएचपी करके दोस्तों मैंने इसके अंदर एक फाइल बना ली। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो कि हमको डाटाबेस में डेटा इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हमको डेटा जो लेकर के आना है वो कहाँ से लेकर के आना है, हमको डेटाबेस से लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि हमको यहाँ पे होस्ट का नाम प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया होस्ट। होस्ट का नाम क्या है हमारा लोकल होस्ट। ठीक है,
उसके बाद जो हमारा यूज़र नेम है, जो हमारा यूज़र नेम रहेगा है ना, उसका यूज़र नेम क्या रहेगा, उसका रूट रहेगा, और उसका जो पासवर्ड रहेगा, ठीक है, उसका पासवर्ड को हम एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो उसका डीबी नेम रहेगा, जो उसका डाटाबेस का नाम रहेगा, वो क्या रहेगा, डाटाबेस का नाम दोस्तों एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारे डाटाबेस का नाम क्या, php_youtube है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, php_youtube, ठीक है। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरर हैंडलिंग लगा लेते हैं, क्योंकि हम हर प्रोग्राम में लगाते आए हैं कि हमको एरर हैंडलिंग लगाना ज़रूरी होता है। कि अगर सपोज सबसे पहले तो डेटाबेस कनेक्शन बना लेते हैं। डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए PHP में फंक्शन होता है MySQL_connect। ये पर्टिकुलर 4 पैरामीटर्स कंटेन करता है। पहला होता है होस्ट का नाम, चूँकि मैंने वेरिएबल बना दिया है तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल मेंशन करना पड़ेगा, पहला होस्ट का नाम। दूसरा यूज़र नेम के लिए भी मैंने वेरिएबल यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तीसरा होता है हमारा पासवर्ड भी हम यहाँ पे हमने वेरिएबल बना रखा है। और चौथा होता है हमारा डेटाबेस का नाम, जो भी हमने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होता है ये हमको कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, तो उसके लिए मैंने उसको कनेक्शन ऑब्जेक्ट में पास कर लिया। सिंपली मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि $, अगर मैंने कनेक्शन नोट लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने नोट लगाया। अगर सपोज मेरा कनेक्शन नहीं बन पाता है तो यहाँ पे डाई करके एक हम फंक्शन लगाते हैं कि प्रोग्राम को हमको यहाँ पे टर्मिनेट करना है। और सिंपल सा यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया डेटाबेस एरर। और जो एरर हमको प्रोवाइड करना है, जो एरर हमको प्रोवाइड करके देगा, जो एरर हमको आना चाहिए है ना, जो भी एरर हमको आएगी वो एरर हमको कौन प्रोवाइड करके देगा, MySQL का जो फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है MySQL i_connect_error, ठीक है दोस्तों, ARROR, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जैसे ही हमारा कोई भी डाटाबेस कनेक्शन में कोई भी एरर वगैरह आती है तो ये जो फंक्शन है क्या करता है, हमको एरर जनरेट करके दे देगा, ठीक है दोस्तों। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, हम सिंपली हम क्वेरी चला लेते हैं और हम वन बाय वन क्या करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैन्युअली इसके SQL जो मेरा एडिटर है, यहाँ पे जो मेरा एडिटर है, यहाँ पर जो मैंने वन बाय वन सारे के सारे प्रोग्राम मैंने चला के देखे हैं, सारी क्वेरीज़ को मैंने वन बाय वन एग्जीक्यूट करके देखा है। उन सारी क्वेरीज़ को मैं यहाँ पे PHP की हेल्प से भी एग्जीक्यूट करके देखता हूँ और देखते हैं क्या हमारा वाकई में वही आउटपुट आता है जो हमारे SQL क्वेरी से हमारा आउटपुट जनरेट हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे एक क्वेरी चलाते हैं। क्वेरी लिखने के लिए फंक्शन होता है MySQL_i_query, है ना। MySQL_query के अंदर हमको क्या पास करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको पास करना पड़ेगा यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ पे सिंपली चलाना पड़ेगी। और दोस्तों सबसे पहले हम कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम काउंट स्टार यूज़ करके देखने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, काउंट स्टार क्या करता है, नंबर ऑफ रो रिटर्न करके देता है, ठीक है। उसके अंदर जो इंक्लूड करता है डुप्लीकेट डेटा, उसको भी इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। और जो नल डेटा रहेगा उसको भी क्या करता है, नंबर ऑफ रो में काउंट करके प्रोवाइड करके देता है। तो सिलेक्ट सबसे यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट काउंट स्टार। दोस्तों अब ये जो हमारे कॉलम का नाम है ना काउंट स्टार, इसका मुझे एलियास बनाना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नहीं लगेगी कि यहाँ पे एलियास मतलब होता है उसका निकनेम बनाना। मतलब ये मान के चलो आप कि जो काउंट स्टार है उसके कॉलम का नाम मैंने निकनेम करके क्या बना दिया, कुछ भी बना सकते हैं, ABC बना दिया, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैंने निकनेम वहाँ नहीं बनाया था क्योंकि मुझे वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर कि एक्चुअली मुझे रिक्वायरमेंट है। दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे है ना जो ABC क्यों बनाया, ठीक है। अब आप समझना ध्यान से, मैं पहले जस्ट 1 सेकंड है, मैं पहले पूरी क्वेरी लिख लेता हूँ, इसका मैं आउटपुट आपको चला के बताता हूँ क्या ये प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही क्वेरी हमारी। सिलेक्ट काउंट स्टार एज ABC फ्रॉम स्टूडेंट, ओके फाइन, है ना। उसका जो भी रिजल्ट डेटा आएगा उसको हमने एक रिजल्ट सेट में हमने इसको स्टोर कर लिया। किसमें स्टोर कर लिया हमने उसको, रिजल्ट सेट नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब चूंकि हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे डाटा फेच करके भी लाना पड़ेगा, क्योंकि कितना डेटा आ रहा है उसको फेच तो करना पड़ेगा। फेच करने के लिए MySQL_i_ हम यहाँ पे फंक्शन चलाते हैं MySQL_fetch_associative, ठीक है। कहाँ से फेच करना है हमको, रिजल्ट सेट से। तो जो भी मेरा रिजल्ट सेट का जो भी डेटा आएगा उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर पास कर दिया। उस वेरिएबल का नाम क्या आ गया हमारा डाटा। जो दोस्तों आपको यहाँ पे है ना वाइल लूप वगैरह कुछ भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना काउंट स्टार ये पूरा काउंट करके देता है, ठीक है। आपको वाइल लूप लगाने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं। तो आप गलती से भी यहाँ पे वाइल लूप मत लगा लेना कि मुझे तो मल्टीपल रिकॉर्ड लेके आना है तो हमको यहाँ पे वाइल लूप लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि इस क्वेरी से हमारा ऑलमोस्ट पूरा काम हो चुका है। इस क्वेरी ने हमको 8 रिटर्न करके दिया है, जो कि कहाँ पे मेरा डेटा रिजल्ट सेट में। मैंने रिजल्ट सेट से डेटा एसोसिएटिव अरे के फॉर्म में कन्वर्ट करके कहाँ पे लिया है मैं, डॉलर डेटा के अंदर।
अब सिंपली दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉलर डेटा लिखा है, अब डॉलर डेटा के अंदर कोई तो कॉलम का नाम देना पड़ेगा ना, तो कॉलम का नाम मैं काउंट स्टार तो लिख नहीं सकता हूँ। अगर मैंने कॉलम का नाम गलती से काउंट स्टार लिख लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एलियास पास करना पड़ता है। इसीलिए मैंने काउंट स्टार का एक निक नेम क्या बना दिया, ABC। अब जो भी मेरे काउंट स्टार की वैल्यू रहेगी वो मेरी कहाँ पे, किसके थ्रू मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, ABC के थ्रू। जो मेरा काउंट स्टार से जो डेटा मैं एक्सेस करने वाला था, अब वो किससे एक्सेस करूँगा मैं, ABC से। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ABC, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट हमारा SQL देता है, ठीक है, जैसे कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे अभी क्वेरी लिख के बताई थी आपको कि अगर ये क्वेरी जो मैंने क्वेरी यहाँ पे लिखी, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो वहाँ पे 8 आता था, क्योंकि मेरे जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने डेटाबेस में, कितनी रो है मेरी, 8 रो, उसमें नल को भी इंक्लूड कर लेगा और रिडंडेंसी डेटा क्या करेगा, उसको भी क्या करता है, इंक्लूड कर लेता है। तो हम देखते हैं कि वाकई में क्या हमारे पास यहाँ पे 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको सबसे पहले आपको रन करना पड़ेगा। रन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे फोल्डर में जहाँ पे हमारी फाइल सेव है। हम हमारे फोल्डर में आ चुके हैं और यहाँ पे हमको उस फाइल को सिंपली क्या करना है, रन करके देखना है। तो MySQL एग्रीगेट फंक्शन में जो काउंट था दोस्तों, बिल्कुल आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या लिख रहा है आपको, 8 मतलब मैंने अभी आपको बताया कि काउंट स्टार क्या करता है। मैं है ना आपको यहाँ पे काम करता हूँ, मैं आपको है ना 1 बाय 1 क्वेरी क्वेरी यहाँ पे सबसे पहले तो मैं है ना सिंपली यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो क्वेरी चली है सिंपली किसके लिए चली, मैंने काउंट स्टार के लिए, ठीक है। या फिर यहाँ लिख लेता हूँ मैं क्वेरी फॉर काउंट स्टार फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिडंडेंसी और जो हमारे नल वैल्यू उसको भी क्या करता है, इंक्लूड कर लेता है। अब सिंपली मैंने इसको कमेंट किया, कमेंट करने के बाद जब मैं अगेन इसको रन करता हूँ, तो अब आप देखोगे इसके अंदर कि काउंट स्टार की जगह पर यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक एक्सप्रेशन मतलब कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, कॉलम का नाम मैंने थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। कॉलम का नाम क्या है मेरा, मार्क्स, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो हमारा कॉलम का नाम अगर मैंने दिया है ना मार्क्स, तो ये मार्क्स तो सारे लेगा, बट नल वैल्यू का करता है वो रिमूव कर देता है। इसमें डुप्लीकेट डेटा भी रहेगा, नॉन डुप्लीकेट डेटा भी रहेगा, बट किसको इंक्लूड नहीं करता है, किसको कंटेन नहीं करता है, नल वैल्यू कंटेन नहीं करता। मतलब आप 2 रिकॉर्ड नल वैल्यू को हटा दो तो आपके पास ऑलमोस्ट कितना रिकॉर्ड है, 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसका आउटपुट किया काउंट मार्क्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 6 रिकॉर्ड, आपका जो डेटा है वो आउटपुट क्या आना चाहिए आपका 6, और 100% बिल्कुल आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। दोस्तों ये वाली भी क्वेरी हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। और फाइनल जो हमारी क्वेरी है जिसमें मैंने आपको डिस्टिंग का यूज़ करके बताया था, उसको भी मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करके बता देता हूँ कि अब यहाँ पर मैं डिस्टिंग यूज़ करने वाला हूँ, TIS। जैसे मैंने यहाँ पे काउंट में डिस्टिंग किया मार्क्स, जैसे मैंने काउंट में डिस्टिंग यूज़ करा किसका, मार्क्स का, तो अब आप ये देखोगे कि जो मेरा डिस्टिंग फंक्शन है ये क्या करता है, ये डिस्टिंग फंक्शन हमारा जो रिकॉर्ड है डेटाबेस में उसमें नल वैल्यू को भी रिमूव कर देगा। नल वैल्यू को रिमूव कर देगा मतलब टोटल मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, 6। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, 6। 6 में से 2 रिडंडेंसी, एक तो पहली वाली और एक कौन सी वाली, 6 वाली। तो ये रिडंडेंसी जो डुप्लीकेट डेटा रहता है ना उसको एक ही बार काउंट करता है। तो 60 यहाँ पे 2 नंबर ऑफ रो पे, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक ही काउंट करेगा। मतलब टोटल मेरे पास कितनी रह चुकी है, 5, ठीक है। एक 60, एक 70, एक 50, एक 80 और एक कौन सी रहेगी, 90। अगेन 60 और नल को क्या करेगा, यहाँ से वो रिमूव कर देगा, क्योंकि 60 ऑलरेडी उसने काउंट कर लिया है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो आउटपुट आना चाहिए, अब जो मेरे पास आउटपुट आएगा, कितना आउटपुट आएगा मेरे पास, कितने नंबर ऑफ रो रिटर्न होकर के आएगी, 5, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करके जब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो देखो दोस्तों आउटपुट कितना आ रहा है, 5। जी हाँ दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी क्वेरी होती है जो हम PHP डेवलपमेंट में वर्क करते हैं। तो हो सकता है हमको डेवलपमेंट के जो MySQL डिपार्टमेंट में हमको कोई भी क्वेरी वगैरह कहीं पर भी हमको यूज़ में आ सकती है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताया है। एग्रीगेट फंक्शन के अंदर जो काउंट होता है, जो काउंट एग्रीगेट फंक्शन होता है, उसमें 3 से 4 टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं। वो सारे एक्सप्रेशंस मैंने आपको यहाँ पे दोस्तों इम्प्लीमेंट करके बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब
इसके अलावा अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी इसके जो एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि हम काउंट तो अभी आज हमने पढ़ लिया, सम पढ़ने वाले, सम पढ़ना है हमको, एवरेज पढ़ना है, मिनिमम पढ़ना है, मैक्सिमम पढ़ना है, तो ये सारे फंक्शंस तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक ही वीडियो के अंदर इम्प्लीमेंट करता हूँ या फिर उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको काउंट फंक्शन का काफ़ी अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। ठीक है, आप इतना पढ़ने के बाद आप कंपनीज में कहीं पर भी अगर जाओगे, अगर आपसे कोई भी काउंट फंक्शन के बारे में पूछता है तो आप 100% बता सकते हो। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आप मुझे कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए यूज़र हो तो प्लीज़ आप मेरी जो पुराने प्लेलिस्ट है, जो मेरी प्लेलिस्ट चल रही है, उसको आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें। ठीक है, उसके बाद ही आप नए नए वीडियोज़ को आप देखते जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली मेरे आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।